हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज मैं बात करने वाला हूं बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर की। अगर आप बार्क एंड एनपीसीएल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली क्या होता है, हमें पता है फिशन से जो एनर्जी निकलता है उसको उससे हीट प्रोड्यूस होता है, जो उसका यूज करते हैं हम स्टीम टरबाइन को चलाने में। ठीक है ना। तो आप ये बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो बेसिक बिल्डिंग है जहां पे इसको कंटेनमेंट बिल्डिंग बोलते हैं। कंटेनमेंट बिल्डिंग इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ फिशन हो रहा है, तो यहाँ जो रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, बाकी तो इसमें स्टीम टरबाइन ही है, इसका ये हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, स्टीम टरबाइन जनरेटर को चलाता है, जैसा थर्मल पावर प्लांट में होता है। उस वो जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है वो ट्रांसफार्मर के वाया आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी ये फंक्शन बिल्कुल वैसा है। कंडेंसर है, कंडेंसर का क्या काम है, हीट रिजेक्ट करना। और ये कूलिंग टावर है। बस हमें मेनली ये फंक्शन समझना है, बाकी तो वो थर्मल पावर प्लांट जैसा जो स्ट्रक्चर है वही है। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें समझो। तो सबसे पहले देखो फ्यूल क्या होता है। जैसे हमें पता है कि अगर मैं जस्ट थर्मल पावर प्लांट से कंपेयर कर रहा हूँ आपके समझने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में बेसिक फ्यूल क्या होता है, कोल को बर्न करते हैं, जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे वाटर को बॉयलर में वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। राइट, तो यहाँ कोल तो है नहीं, तो बेसिक फ्यूल क्या है, यूरेनियम। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात किया था, बेसिक फ्यूल है यूरेनियम। राइट, ठीक है ना। तो जब यूरेनियम का फिशन होता है तो आपका थर्मल एनर्जी रिलीज होता है। थर्मल एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ठीक है ना, तो कहीं पे भी फिशन हो रहा है तो वहां पे थर्मल एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला फ्यूल यूरेनियम हो गया जो थर्मल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फ्यूल अलग अलग भी हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम है, दूसरी स्टेज में प्लूटोनियम होगा, थर्ड स्टेज में थोरियम होगा, ऐसे करके लेकिन बेसिक प्रिंसिपल फिशन का ही है। सेकंड आता है मॉडरेटर। अब ये आपके लिए नया है कि मॉडरेटर यहाँ क्या कर रहा है। देखो, होता ये है, हम बहुत आसानी से ये तो बोल देते हैं कि मान लो यूरेनियम 235 का रिएक्शन हुआ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं। अगर यूरेनियम 235 में चेन रिएक्शन हुआ तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये न्यूट्रॉन जाके फर्दर यूरेनियम से टकराएगा, यूरेनियम 235 से। ठीक है ना, और इसका फर्दर फिशन होगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। मतलब ये यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके फर्दर फिशन करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब फिशन होता है ना तो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्ट मूव, बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं। और जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो कभी भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है ना, हम रिएक्शन कराने के लिए यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके फिशन रिएक्शन करे, इसके लिए हमें चाहिए स्लो न्यूट्रॉन। तो जब रिएक्शन हुआ तो मुझे मिला फास्ट न्यूट्रॉन। अब मुझे फर्दर रिएक्शन कराने के लिए इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। वो काम करता है मॉडरेटर। ठीक है ना, मॉडरेटर यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर या ग्रेफाइट। तो जब ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, पानी से, हैवी वाटर से, ठीक है ना, D2O या ग्रेफाइट से पास होते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो ये तैयार हो जाते हैं फर्दर फिशन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मॉडरेटर। सिंपल काम क्या है, फिशन से जो न्यूट्रॉन मिलेगा वो फास्ट मूविंग है, हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, जो माध्यम उसको स्लो डाउन कर रहा है वो है मॉडरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल रॉड। या अब कंट्रोल रॉड को ऐसे समझो, जो चेन रिएक्शन है, जैसे मैंने बोला यूरेनियम 235 3 न्यूट्रॉन निकालेगा जब फिशन होगा। तो अब ये फर्दर एक यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब होगा, ऑफ कोर्स स्लो होने के बाद। इससे फर्दर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये फर्दर 3 यूरेनियम से जाके यूरेनियम 235 से टकराएगा नहीं।
और इससे फिर 3 निकलेंगे, इनसे 3, ये सेम हिसाब किताब यहां है। अब आप ये देखो, अगर इसको रोका नहीं गया तो देखो 1 से 3 हो रहा है, 3 से ये 3 फिशन होगा ना, 9 होगा, फिर 9 से फिर 3 निकलेगा। ये न्यूट्रॉन की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जब न्यूट्रॉन की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा तो फिशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा और ये रिएक्टर नहीं बन जाएगा बॉम्ब। अब मैं क्या करता हूं, इस चेन रिएक्शन को सस्टेन करना है। सस्टेन कैसे, कब कब करते हैं, ये न्यूट्रॉन का संख्या देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है कि भाई जो जैसे मान लो मुझे एक लेवल तक आके न्यूट्रॉन की संख्या कांस्टेंट मेंटेन करनी है रिएक्टर के अंदर, मैं कंट्रोल रॉड एक ऐसा मटेरियल होता है जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो मान लो मुझे 10 न्यूट्रॉन चाहिए, 10 से एक्स्ट्रा जितने होंगे वो कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कुछ नहीं होता, एक मटेरियल होता है। देखो कैडमियम बोरॉन की रॉड्स होती हैं, अगर आप रिएक्टर में थोड़ा इंसर्ट करोगे तो कम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और जब आपको ज्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करना होगा तो इनको लोअर कर दो, और पूरा लोअर कर दोगे तो सारा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा, चेन रिएक्शन बंद हो जाएगा, न्यूक्लियर जो आपका रिएक्टर है वो शट हो जाएगा। कंट्रोल रॉड का क्या काम है, ये चेन रिएक्शन एक्सप्लोसिव ना हो और न्यूट्रॉन की जो संख्या है एक कांस्टेंट लेवल पे बनी रहे, इसके लिए हमें कंट्रोल रॉड्स की जरूरत पड़ती है। यूजली कंट्रोल रॉड्स जो है आपका बोरॉन और कैडमियम मटेरियल की बनी हुई होती है, ठीक है ना। ओके, कूलेंट। अब यहां कूलेंट 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कूलेंट, ठीक है। प्राइमरी कूलेंट क्या है, देखो अब इसको यहां समझो, कूलेंट का सिर्फ काम क्या है, ठंडा करना। तो कूलेंट किसी चीज को ठंडा कर रहा है। देखो यहां पे आपका फिशन हुआ तो यहां एनर्जी जनरेट हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुआ, इसके अंदर है कूलेंट, ठीक, तो वो उस हीट को लेगा और इस सर्किट में आएगा ऐसे, ठीक है ना, ये सर्किट में आएगा, ठीक। इस सर्किट में ये है स्टीम जनरेटर। जब ये बहुत ज्यादा गर्म पानी, गर्म जो कूलेंट है वो इसके कांटेक्ट में आएगा, यहां है पानी, तो वो बन जाएगा आपका वेपर, और वो वेपर आपका चला जाएगा स्टीम जनरेटर में, ठीक है, टरबाइन में, ठीक है ना, सॉरी स्टीम जनरेटर तो वो है, स्टीम जनरेटर में स्टीम बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर ये सर्किट को अलग अलग करने की क्या जरूरत है, तो देखो जो रिएक्टर से कूलेंट आ रहा है ना, वो रिएक्टर से स्टीम जनरेटर में जा रहा है और वहीं सर्कुलेट कर रहा है। यहां के आगे दूसरा कूलेंट है, जो स्टीम जनरेटर के अंदर जो कूलेंट है वो दूसरा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और टरबाइन में आ रहा है। देखो ये इसलिए किया जाता है कि अगर सेम कूलेंट जो रिएक्टर के अंदर से आ रहा है वही अगर आपका टरबाइन में गया तो टरबाइन के अंदर रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन आने की संभावना रहती है और लोग उसको हैंडल करते मर जाएंगे। तो जब यहां का पानी यही सर्कुलेट होता रहेगा तो रेडियो एक्टिव फ्लूइड का टरबाइन में आना जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो एक कूलेंट यहां पे सर्कुलेट हो रहा है और दूसरा कूलेंट यहां पे है जो भाप को ठंडा कर रहा है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां स्टीम जनरेटर में भाप बना, टरबाइन में एक्सपैंड हुआ, टरबाइन में एक्सपैंड होने के बाद अभी भी वो गर्म है, इसको जो नॉर्मल कूलेंट कंडेंसर में होता है वो ठंडा करेगा आपका ये जो कूलिंग टावर है उसके थ्रू, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी कूलेंट 2 अलग अलग कूलेंट हैं, ठीक है ना, ताकि वो हमने पूरा जो सर्किट है वो ब्रेक कर दिया है ताकि रेडियो एक्टिविटी ना आए। अच्छा, ये जो वैसल है, तो जो ये कूलेंट है ना, यहां मतलब ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और ट्यूब्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। स्टीम जनरेटर मैंने तुम्हें बता ही दिया है क्या है, ठीक है। तो आप देखो मोटा मोटा समझ लो ये आपका वेसल है, वेसल में न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, वहां से हीट जनरेट होता है, तो एक कूलेंट ये हीट लेके स्टीम जनरेटर में जाएगा, वहां पे वाटर है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा, ये स्टीम टरबाइन तक जाएगा, टरबाइन में एक्सपैंड होगा, फिर भी कुछ ठंडा बचेगा, कुछ गर्म जो एक्सपेंशन होने के बाद कुछ ना कुछ हीट बचेगा, वो कंडेंसर में इस कूलेंट को रिजेक्ट करके ये फिर वापस स्टीम जनरेटर में चला जाएगा और यहाँ वाला जो रिएक्टर के अंदर का कूलेंट है वो यहाँ पे सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है ना। अगर इसमें न्यूट्रॉन का जो
लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, और चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए आपका मॉडरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका डिटेलिंग बहुत डिटेल में होता है, कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ऐसी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं जो आपको आगे बेनिफिट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन समझेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्टर होते हैं, और अलग अलग टाइप का जो रिएक्टर होता है उसका कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगर आप गेट एंड ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी गेट रैंक प्रेडिक्टर अवेलेबल है, आप इस QR कोड को स्कैन करके अपना रैंक चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी आ रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है ना। सो दिल्ली में ये ऑफलाइन क्लासेस है, इस नंबर पे आप कॉल करके ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर है, यूल गेट फ्लैट 50% ऑफ। अगर आप अदर कोचिंग से आ रहे हैं, यूल गेट फ्लैट 50% ऑफ। अगर आप फर्स्ट 50 इनरोलमेंट्स में है, यूल गेट 33% ऑफ। अगर आप गेट रैंकर हैं, यूल गेट 20% ऑफ। इस QR कोड को स्कैन करके आप ज़्यादा डिटेल पा सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के बारे में। बुनियाद एंड उड़ान बैच अनअकैडमी में चल रहा है, ये 24 के लिए, ये 25 के लिए है। सो आप प्लस और आइकॉनिक का जो फर्क है वो देख सकते हो। आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी आ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज वाइल टेकिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन GSG लाइव कोड यूज करो एंड मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करो। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।